नमस्कार। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने भाग 9A अर्थात ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ा था। उसी के क्रम में एक और भाग आता है भाग 10। भाग 10 को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। भाग 10 में अनुच्छेद 244 यानी कि 244 में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उसी के आगे आज हम लोग भाग 11 एवं 12 के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान देंगे, भाग 11 और 12 जो है वो उसी को हम लोग बोलते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्यों में किस प्रकार का कैसे संबंध स्थापित किया गया है, ये दो भागों में वर्णन किया गया है, भाग 11 और भाग 12 में। ठीक है, और ये अनुच्छेद 245 से 300 तक वर्णन है। भाग 11 और 12 का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर 300 तक वर्णित है। तो पहले आता है भाग 11। भाग 11 में चर्चा की गई है विधायिक संबंधों के बारे में। विधायिक संबंधों की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक किया गया है। 245 से 255 तक के जितने भी अनुच्छेद है उसमें विधायिक संबंध अर्थात लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में, केंद्र एवं राज्य के मध्य किस प्रकार का लेजिस्लेटिव रिलेशन होगा उसके संबंध में चर्चा की गई है। तो सबसे पहला अनुच्छेद जो है वो हमारा है अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह भारत संघ या उसके किसी राज्य या उसके किसी क्षेत्र के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। हम लोगों को पता है, हम लोग के दिमाग में सबसे पहले यही चलता है कि भारत में यदि कोई नियम या कानून बनाना हो तो संसद ही विधि का निर्माण करती है या कानून का निर्माण करती है। अनुच्छेद 245 यही कहता है कि संसद को यह पूर्ण अधिकार है कि संसद चाहे तो वह भारत या उसके क्षेत्र के लिए कभी भी कानून का निर्माण कर सकती है। यह अनुच्छेद 245 बताता है। अनुच्छेद 246 देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 246 जो है इसमें लिस्टों के बारे में चर्चा की गई है, सूचियों के बारे में चर्चा की गई है। तो ध्यान देंगे कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां वर्णित है। एक है संघ सूची अर्थात यूनियन लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट जो है इसमें 100 विषय है। कहीं कहीं पर 97 लिखा रहता है, 97, तो इसमें 100 विषय है। तो संघ सूची का मतलब हो गया, यूनियन लिस्ट का मतलब ये हो गया कि इन 100 विषयों पर जब भी कानून का निर्माण होगा तो संसद के द्वारा ही निर्मित किया जाएगा। ठीक है, तो संघ सूची में 100 विषय है और इन सभी विषयों पर यदि कानून का निर्माण करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ संसद ही उस पर कानून का निर्माण करेगी। इसके बाद है दूसरा स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। ध्यान देंगे, राज्य सूची में 61 विषय है और इन 61 विषयों पर जब भी कानून या विधि का निर्माण करना होगा तो राज्य के द्वारा ही विधि का निर्माण किया जाएगा। और तीसरा आता है समवर्ती सूची, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची में 52 विषय है और ये 52 ऐसे विषय है जिस पर संघ एवं राज्य दोनों के द्वारा विधि का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारी 3 सूचियां हो गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 100 विषय है, राज्य सूची अर्थात स्टेट लिस्ट में 61 विषय है और कंकरेंट लिस्ट में 52 विषय है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, संघ सूची पे संसद कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य के द्वारा निर्माण किया जाएगा और समवर्ती सूची पर राज्य एवं केंद्र अर्थात संघ दोनों के द्वारा विधि का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 कहता है कि वे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, मान के चलिए ना वो संघ सूची में है, ना वो राज्य सूची में है, ना ही समवर्ती सूची में है,
और यदि ऐसे विषय पर कानून बनाने की यदि स्थिति पैदा होती है तो वैसे विषयों पर कानून सिर्फ संसद के द्वारा ही निर्माण किया जाएगा। ठीक, और ये अनुच्छेद 248 कहता है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, वे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, अर्थात इन तीनों सूचियों में से कहीं भी वर्णित नहीं है, और उस विषय पर यदि कानून का निर्माण करना है तो फिर संसद के द्वारा ही विधि का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 ये हो गया कि राज्य विषयों पर संघ अर्थात संसद कानून बना सकता है यदि राज्य उस विषय को महत्वपूर्ण घोषित कर दे। मान के चलिए स्टेट लिस्ट का कोई विषय है और स्टेट लिस्ट के उस विषय को यदि स्टेट महत्वपूर्ण घोषित कर देता है, इंपॉर्टेंट घोषित कर देता है, तो उस विषय पर कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया जा सकता है, और ये चर्चा की गई है अनुच्छेद 249 में। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 250। ये महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता है जब आपातकाल किसी परिस्थिति में लग जाता है तो भारतीय जो संसद है और भारतीय संविधान आपातकाल की स्थिति में एकात्मक हो जाता है। ठीक है, तो एकात्मक होने की स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण संसद ही करता है। ये आप लोगों को पता है, और ये अनुच्छेद 250 बताता है। देखिए, आपातकाल की स्थिति में राज्य विषयों पर संसद अर्थात संघ ही कानून का निर्माण करेगा। यह अनुच्छेद 250 बताता है। ठीक, इसके बाद है अनुच्छेद 252। 252 ये दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य यदि चाहते हैं कि किसी विषय पर समान विधि बने या समान कानून बने, समान नियम बने, तो संघ कानून बना सकता है। यदि कोई विषय है और उस पर 2 या 2 से अधिक राज्य चाहते हैं कि समान विधि बने या समान कानून बने या समान लॉ बने। 252 को एक बार फिर से समझेंगे। 2 या 2 से अधिक राज्य यदि किसी विषय पर समान लॉ चाहते हैं, समान विधि चाहते हैं, समान कानून का निर्माण चाहते हैं, तो ऐसे विषयों पर संघ या संसद कानून बना सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौतों से संबंधित कोई भी विधि या कानून का निर्माण करना है तो फिर ऐसे नियम और ऐसे कानून या ऐसे लॉ का निर्माण सिर्फ संसद के द्वारा ही किया जाएगा। यह अनुच्छेद 253 में वर्णित है। अनुच्छेद 254 क्या कहता है? यदि संघ एवं राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों में मतभेद होता है तो संघ के द्वारा निर्मित कानून ही सर्वोपरि होगा। 254 को फिर से समझिए। यदि किसी विषय पर संघ एवं राज्य दोनों ही कानून का निर्माण किए हैं और उन दोनों कानूनों पर यदि मतभेद होता है तो ध्यान देंगे हमेशा केंद्र सरकार अर्थात संघ यानी कि संसद के द्वारा निर्मित कानून ही सर्वोपरि होगा। और ये बात बताई गई है अनुच्छेद 254 में। ठीक, अब प्रशासनिक संबंधों के बारे में देखिए। प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक। तो ध्यान देंगे अनुच्छेद 256 और 257 ही आपको पढ़ना है, यही महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 256 कहता है कि राज्य अपने प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग संघ के प्रशासन को बाधित किए बिना ही करेगा। ठीक है, राज्य यदि अपने प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है तो केंद्र सरकार के शक्तियों को बाधित नहीं करेगा, उसके प्रशासनिक कार्यों में दखल नहीं देगा। ठीक है, राज्य और केंद्र ये दोनों अलग अलग कार्य करेंगे। और अनुच्छेद 256 यही बार बार कह रहा है कि राज्य को यदि अपने प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करना है तो वह संघ अर्थात केंद्र को बाधित नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 257 ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। अनुच्छेद 257 का जो प्रावधान है ये कनाडा से लिया गया है। और अनुच्छेद 257 ये कहता है कि राज्यों पर संघ का नियंत्रण रहेगा। ठीक है, संघ अर्थात केंद्र सरकार का राज्य सरकार पर नियंत्रण रहेगा। ठीक,
तो ये अनुच्छेद 257 में वर्णित है। इसके बाद है भाग 12। भाग 12 जो है इसमें वित्तीय संबंधों को दर्शाया गया है और वित्तीय संबंध जो है वो 264 से लेकर 300 तक वर्णित है। तो अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक में 3 अनुच्छेद आपको पढ़ना है, एक 266, एक 267 और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 280 के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 है, इसी में वर्णन किया गया है भारत की संचित निधि के बारे में। ठीक है, भारत के पास एक अपनी संचित निधि होती है और इस संचित निधि से क्या होता है कि जितने भी संवैधानिक पद है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, इसके अलावा सीजेआई और महान्यायवादी, केंद्रीय चुनाव आयुक्त, ये जितने भी संवैधानिक पद है उनके वेतन भत्तों की भरपाई इसी संचित निधि से किया जाता है और इस संचित निधि का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 266 में। इसके बाद है अनुच्छेद 267। एक बनाया गया है इमरजेंसी फंड, भारत की आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता निधि जो है आपको पता है कि यदि कहीं पर आकस्मिक घटना घट जाती है, बाढ़ आ जाता है या कोई घटना घट जाती है, आगजनी की बड़ी घटना हो जाती है, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, तो वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा तुरंत मदद की जाती है। तो उसमें देखे होंगे कहा जाता है कि आकस्मिक निधि से सहायता की गई, तो उस आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया अनुच्छेद 267 में। ठीक है, ध्यान देंगे आकस्मिक निधि से जब पैसा निकालना होता है तो आकस्मिक निधि का पैसा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही निकाल सकता है। ठीक, और यह पैसा जब निकाला जाता है तो अगले बजट सत्र में या अगले संसद सत्र में आकस्मिक निधि में उतने पैसे को फिर से भरपाई कर दिया जाता है। तो ये आकस्मिकता निधि थी। ठीक, और आकस्मिकता निधि से राष्ट्रपति ही धन निकालता है। तो इस प्रकार से हमारा केंद्र राज्य संबंध अर्थात भाग 11 और 12 कंप्लीट हो गया लगभग। अगले वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 280 अर्थात फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।